हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं जो कि 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी। अगर एग्जाम में नहीं आया तो फिर समझ लीजिए मेरे चैनल से आप लोग चले जाइएगा। 100% एग्जाम में आएगा, मैं लिखित बता सकता हूँ। ठीक है, बस आप लोगों को ईमानदारी से इन क्वेश्चनों को याद करना है। आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसमें मैं स्टार बना लेता हूँ। ये प्रश्न हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, इसको कोई रोक नहीं सकता इस प्रश्न को। प्रश्न यह है कि संक्षारण क्या होती है। संक्षारण के दो उदाहरण दीजिए। संक्षारण वाला प्रश्न एक पूछता ही पूछता है, एक संक्षारण पूछता है, एक विकृत गंधिता पूछता है। ठीक है, तो संक्षारण क्या होती है, संक्षारण के दो उदाहरण देना है। आइए देखते हैं कैसे देंगे इसका। देखिए, संक्षारण होता क्या है कि धातुएं अपनी आसपास की उपस्थिति में नमी, आर्द्रता, अम्ल, जल आदि के संपर्क में आने पर खराब होने लगती हैं, तथा यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। कितना सिंपल वे में। कोई भी धातु है, अगर मान लीजिए यह धातु है, अगर इस धातु को अगर आप रख दोगे खुले में, तो यह नमी के कारण, अम्ल के कारण, ठीक है, जल के कारण, ठीक है, जैसे ही इसके संपर्क में आएगा ये सारी चीजें, ठीक है, तो यह इससे अभिक्रिया कर कर, ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। उसी प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण देने के लिए बोला, देख लीजिए, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना संक्षारण का ही उदाहरण है। चांदी के गहनों पर काले रंग की परत चढ़ना, ठीक है, ये सब क्या है, सब संक्षारण के उदाहरण है। तो देखिए, ये पहला प्रश्न क्लियर हो गया, जो कि 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न जो कि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार आता है एग्जाम में, कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करना है। देखिए, सिंपल कैसे हम लोग लिखेंगे कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह सूक्ष्म कणों में विभाजित होता है। इन कणों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स वे हमारे कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, साथ ही वहां श्वास द्वारा ली गई ऑक्सीजन भी पहुंचती है। देखिए, इतना कहना क्या चाह रहा है, मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है। और साथ ही जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी पहुंचती है वहां पे। ठीक है, अंततः श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, जो हम लोग खाना खाए रहते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचती है, फिर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पहुंचती है। अब कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है, और इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी कहते हैं, क्योंकि वहां से ऊर्जा निकलता है, जिसमें ऊर्जा निकलता है ऊष्माक्षेपी कहलाता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। रिएक्शन भी देख लीजिए आप लोग। जैसे एक ग्लूकोज है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है। सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जाके इसके साथ अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है और ऊर्जा मिलती है। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किससे कहते हैं, जो कि उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकले ऊर्जा के रूप में। यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकल रही है, इसलिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगा। तो देखिए, प्रश्न हमसे यही पूछा था कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। पूरा का पूरा उत्तर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ से कितना हमने सिंपल वर्ड में लिखा है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, हर साल आता है कि जब लोहे की कील को अगर हम कॉपर के सल्फेट विलयन में डुबो देंगे तो विलयन का रंग बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए, जैसे लोहा है, एक कॉपर सल्फेट का विलयन, जैसे ही लोहा कॉपर सल्फेट के साथ विलयन के साथ विक्रिया करेगा तो देखिए यहाँ पे फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर बनाएगा। इसके नीचे लिखेंगे कि यह विस्थापन अभिक्रिया है। बिल्कुल विस्थापन है, क्योंकि लोहा आदि का विक्रियाशील है, कॉपर को यहाँ पे विस्थापित कर दिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। देखिए, फेरस सल्फेट ये है, निर्माण होता है, जिसका रंग क्या होता है, हल्का होता है। जबकि कॉपर, जो कॉपर यहाँ पे सल्फेट का रंग जो होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का रंग यहाँ पे नीला होता है, और जैसे ही अभिक्रिया हुई यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बना आप लोगों का। ठीक है, और फेरस सल्फेट जो है वो हल्का रंग का हो गया। इसलिए जब लोहे को कॉपर सल्फेट की विलयन में डालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को पूरा। अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ तक है,
यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आराम से आप लोगों को वीडियो को रोक-रोक कर सारी चीज़ें आप लोगों को उतारना है और समझते चलना है कि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछता है कि ऑक्सीकरण या योग अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत सिंपल वे में लिख के आया हूँ, ठीक है? ऑक्सीकरण या योग अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन में कमी आ रही हो, उसे हम ऑक्सीकरण या योग अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन या तो जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन की कमी होगी। जब भी ऐसा कोई रिएक्शन आप देखोगे, उससे आप आराम से कह सकते हो कि ऑक्सीकरण या योग अभिक्रिया हुआ है, ठीक है? इसे उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो कॉपर है, सॉलिड के रूप में हमने लिया है और ऑक्सीजन गैस के रूप में हमने इसे जलाया तो कॉपर ऑक्साइड बना है। तो देखो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है? तो वही चीज़ ऑक्सीजन में वृद्धि हो या हाइड्रोजन में कमी, दोनों केस यहाँ पे हालाँकि ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, कहीं-कहीं हाइड्रोजन में भी कमी होती है, तो आप उसको ऑक्सीकरण या योग अभिक्रिया कह सकते हो। तो देखिए छोटा टॉपिक है, पूरा का पूरा क्लियर हो गया, ठीक है? चलिए, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हर बार आता है एग्ज़ाम में कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? सिंपल में लिखेंगे कि मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। जब हम इसे खुले में रख देते हैं, तो इसकी बाहरी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफ़ी स्थिर होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। इस परत को हटाने के लिए रिबन को रेतमाल द्वारा साफ किया जाता है। अब ये क्या कहना चाह रहा है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है? कहना यह चाह रहा है, पहले आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है? दिख रहा ना आप लोगों को? देखिए, ये कहना चाह रहा है कि जैसे मैग्नीशियम की पट्टी है, समझिए, समझ में आ जाएगा तुरंत। ये मैग्नीशियम की पट्टी है। मैग्नीशियम की पट्टी को जैसे वायु में आप खुला छोड़ोगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो कण हैं, ठीक है? वो धीरे-धीरे इसमें आके उसके ऊपरी बाहरी परत पे ऑक्साइड की एक परत जमा कर देंगे, ठीक है? ऑक्साइड की एक परत जमा लेंगे। अब ऑक्साइड की परत ऑलरेडी आप लोगों को ऊपर से जली हुई है, मतलब यहाँ पे ऊपर से चढ़ी हुई है। इसको फिर आप जलाओगे तो जलने नहीं देगा, इसलिए इसे रेतमाल से साफ करके तब इसको जलाते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ लिखा था कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसलिए करते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया ना आप लोगों को? देखिए पूरा का पूरा हमने अच्छे तरीके से बहुत सिंपल वर्ड में लिखा है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है? चलिए, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये है कि प्रकाश परावर्तन के क्या नियम हैं? इन्हें रेखाचित्र भी बनाकर समझाइए। देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रकाश के परावर्तन का नियम आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे चित्र द्वारा पूछा है, हम बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा आप लोगों को। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? देखिए प्रकाश का परावर्तन ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह पर टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं, ठीक है? प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर टकराकर पुनः अपने उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं, ठीक है? चलिए, परावर्तन के नियम कितने होते हैं? परावर्तन के 2 नियम। पहला कोण आई कोण आर के बराबर होता है। कोण आई यहाँ पे अपवर्तन कोण है, कोण आर यहाँ पे परावर्तन कोण है। अभी मैं चित्र में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पहले नियम लिख लीजिए आप लोग। दूसरा होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यही 2 परावर्तन के नियम होते हैं। क्या है? सब कुछ यहाँ पे आपको समझ में आने वाला है, देखिए। यह आप लोगों का एक शीशा है, ठीक है? इधर पीछे पॉलिश वाली सतह है और आगे आपकी चमकीली सतह है। जब प्रकाश किरण, देखिए प्रकाश किरण यहाँ आ रही है, देखिए ये प्रकाश किरण आ रही है, आपतित किरण, देखिए आपतित किरण आ रही है। पुनः टकराने के बाद सेम उसी माध्यम में, अपने ही माध्यम में यहाँ पे परावर्तित हो जा रही है। तो इसके बीच हम बनाएंगे एक अभिलंब, ठीक है? अब देखिए वही चीज़, पहला नियम क्या था कि कोण आई जो है, कोण आर के क्या होगा? बराबर। और ये दूसरा नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये 2 नियम था, ठीक है? आप पूरा का पूरा इसी से बना लो, ठीक है? ये आपका आपतन बिंदु होता है, ठीक है? ये आपका विलंब होता है। सब कुछ लिखा भी हूँ, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग आराम से। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसे पी क्यू, पी क्यू आपतित किरण, देखिए पी क्यू जो आ रही है आपतित किरण है और क्यू आर आपका परावर्तित किरण है। देखिए ये क्यू आर जो जा रही है वो परावर्तित किरण है, क्यू जो आपका आपतन बिंदु है और एम एन
अभिलंब आपतन बिंदु पर, एम और एन जो गया है आपतन बिंदु पर अभिलंब है, ठीक है। कोण आई जो है अपवर्तन कोण है, ठीक है। और यह कोण आर जो है वो आपका परावर्तन कोण है। बस इतना आपको लिख देना है, पूरे के पूरे नंबर आपको डिटेल में मिल जाएंगे, ठीक है। अब बहुत सिंपल वे में लिखा हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स बन पाए अच्छे से और इसे आप अच्छे तरीके से याद कर पाओ, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोग अच्छे से, अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा मैं दिखा देता हूँ ताकि सबको दिख पाए और सभी लोग अच्छे तरीके से इसको नोट कर पाए। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। अभी हमने देखा प्रकाश का परावर्तन, अब हम देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों में से तो 100% एक प्रश्न आएगा, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए, या तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए। तो ये दोनों तरीके से कोई भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर आप यही दोगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है और वह इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से अपने रास्ते से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका भी नियम है। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, जैसे परावर्तन के दो नियम अभी हमने देखा, इसी तरह अपवर्तन के भी नियम दो होते हैं। कौन कौन? पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, वह दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल के आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण, या दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पे ये जो आपतन बिंदु पे अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा होता है कि किसी निश्चित प्रकाश के वर्ण, किसी निश्चित प्रकाश के वर्ण, वर्ण मतलब रंग, ठीक है, कोई एक रंग आप फिक्स कर लीजिए और कि दो निश्चित माध्यमों के लिए अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है और इसी नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। अभी कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। कहना यह चाह रहा है कि कोई दो माध्यम आप फिक्स कर लो, कोई भी दो माध्यम फिक्स कर लो और एक कलर फिक्स कर लो, मात्र एक कलर फिक्स कर लो। इसके बाद वहां से जितने भी प्रकाश की किरणें आएंगी या जितनी भी प्रकाश की किरणें जाएंगी, ठीक है, उन सभी का अगर अनुपात आप देखोगे, ठीक है, आपतन कोण की ज्या देखेंगे और परावर्तन कोण की ज्या देखेंगे, उनका अनुपात देखेंगे तो हमेशा फिक्स आएगा, सबका सेम आएगा। ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। और इसी नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, साइन आई बटे साइन आर जब रेशियो निकालेंगे, यहाँ से लाखों प्रकाश किरणें आएंगी, लाखों प्रकाश किरणें जाएंगी, लेकिन अगर आपका माध्यम दोनों फिक्स है और कलर आपका फिक्स है तो सबका स्थिरांक आप लोगों का सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा है नियम। तो दिख रहा है ना आप लोगों को, पूरा अच्छे तरीके से आप लोगों को पूरा नोट करना इस प्रश्न को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वह किसका पाचन करता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। एग्जाम में माने लायक प्रश्न है, आपको एकदम रट जाना है। बहुत सिंपल वे में लिख के लेके आया हूँ मैं, ठीक है। कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वह किसका पाचन करता है। सिंपल लिखेंगे आप कि देखिए लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? एमाइलेज। इसको आप लोगों को याद करना है। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है स्टार्च को। और मानव तथा कुछ अन्य स्तनपोषियों के लार में एमाइलेज पाया जाता है जो पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करती हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, क्योंकि यही पूछा था हमसे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज। इसका पाचन क्या होता है, तो ये क्या करता है भैया, स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। और मानव तथा कुछ जैसे स्तनधारी हैं लोगों में, उनके लार में एमाइलेज पाया जाता है और ये क्या करता है, तो पाचन में सहायक होता है। कुछ बैक्टीरिया कुछ एंजाइम भी इसको पैदा करती हैं। बस इतना ही लिख देना है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला है, समझ लीजिए। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यह है, विषम पोषी पोषण क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। विषम पोषी पोषण क्या है, इसका उदाहरण। बहुत इंपोर्टेंट, 2022 में 4 नंबर के लिए प्रश्न आया था, ठीक है। तो देखिए वह पोषण प्रक्रिया या विधि जिसमें जीव पूर्व निर्मित भोजन या दूसरे जीवों से बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। ऐसे जीव विषम पोषी कहलाते हैं। देखिए विषम पोषी जीव का मतलब ये चीज होता है कि बना बनाया भोजन, मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड हो, अपने पे नहीं। जैसे हम लोग खुद हैं, मनुष्य हैं,
कुत्ता, वायरस, जुए, कवक, ये सारी चीज आएंगे विषमपोषी में। ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अपने खुद भोजन नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार के जीवों को हम विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, कितना छोटा में हमने इतना सिंपल में लिखा है कि एग्जामिनर जो पूछेगा बस वही आप उसको बताओगे, पूरा नंबर ले जाओगे आप। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। बहुत प्यारा प्रश्न है, अभी 2022 में 2-3 बार पूछा गया था। अलग अलग 5 या 7 कोड का पेपर होता है आप लोगों का, पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ। उसमें अलग अलग कोड में यह प्रश्न 2 बार पूछा गया था। ठीक है, कह रहा है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। देखिए आराम से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को समझते जाइएगा। देखिए पौधे में जड़ जो होता है, देखिए जड़ के मूल रोम प्रवेश में स्थित मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण होता है। समझिए, पहले इस वर्ड को समझिए। जो आपकी जड़ें होती हैं, मैं चित्र द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जैसे ये कोई पौधा है तो इसका जड़ है यह। ठीक है, अब यहाँ समझते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। जड़ के मूल रोम जो यहाँ पे होता है, ये सब मूल रोम उसको कहते हैं। जड़ के मूल रोम में प्रवेश में स्थित मूल मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होता है, मतलब नीचे से जल का अवशोषण होता है। कह रहा है कि प्राय परासरण दाब भिन्नता के फलस्वरूप होता है, मतलब परासरण दाब लगता है तो धीरे धीरे क्या जाता है, ऊपर जाता है। मृदा जल मूल रोम कोशिका के उच्च परासरण दाब के कारण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर मूल रोम कोशिकाओं में प्रवेश करता है। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे आगे आपका अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अधिक परासरण के कारण धीरे 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 अर्धपारगम्य झिल्ली में जल क्या होता है, प्रवेश करता है। मूल रोम कोशिका की स्फीत कोशिका का परासरणीय दाब कार्टेक्स की समीपवर्ती वलकुट कोशिकाओं में पहुंच जाता है। देखिए उसके अंदर एक कोशिका भी पाई जाती है, समीपवर्ती वलकुट कोशिका। परासरण दाब के कारण जब जल ऊपर जाता है तो वो पहुंच जाता है समीपवर्ती वलकुट कोशिका में, और मूल रोम कोशिका का परासरणीय दाब पुनः अधिक हो जाता है फिर। और अधिक हो जाने से फिर क्या होता है कि यह पुनः मृदा जल को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके स्फीत हो जाती है, मतलब उसमें जाके स्फीत कोशिकाओं में चली जाती है। और स्फीत कोशिकाएं क्या करती हैं, जल को एक दबाव के साथ जाइलम वाहिकाओं में धकेल देती हैं, और इस दाब को हम मूल दाब कहते हैं। और इसमें ऊर्जा का व्यय होता है। वृक्षों में जल का अवशोषण सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है, और इस क्रिया में ऊर्जा का व्यय जो है नहीं होता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने लिखा है यहाँ पे कि नीचे जड़ से कैसे पानी का अवशोषण पौधों में होता है। ठीक है, एक एक लाइन जब आप पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक बार मैं पुनः फिर दिखाऊंगा इसको ताकि आप लोगों सबको दिख पाए, और सभी लोग इसको वीडियो को रोक रोक कर और बहुत सरल शब्दों में लिख के लेके आया हूँ, किताब से बिल्कुल हटके। किताब में तो बहुत दे रहा है इसको, ठीक है, इतने 2-2 4-4 पेज में दे रखा है इसको, लेकिन हमने बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में लिखा है कि आप लोगों को याद हो पाए प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में आएंगे सारे प्रश्न। तो चलिए ये भी प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए इस वीडियो में हमने इतने सारे प्रश्न बताए, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे प्रश्न को रट जाना है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है, और 100% 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।